फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर की वेब सीरीज के अंदर, जिसका एपिसोड नंबर 3। आपने अभी तक हमारे एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, बाद में एपिसोड 3 में आइए, क्योंकि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है। ठीक है, तो पहले उसको देखिए, बाद में यहाँ पे आइए और वहां पे उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होते हैं उसको आप मिस कर जाओगे। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे टॉपिक पे। जो पहला सवाल है वो पूछ रहे हैं, सौरभ जी पूछ रहे हैं बिहार से, व्हाई इज द प्रीमियम डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल फॉर द सेम पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो सेम एज के पीपल के लिए, सेम पॉलिसी के लिए क्यों चेंज होता है। ठीक है, तो उसका आंसर यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, यानी कि हेल्थ इमरजेंसी जो है, हेल्थ के रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो किसी भी टाइम के, जैसे कि मान लो कि 25 साल का कोई व्यक्ति है तो उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम का जो रिस्क है वो बहुत थोड़ा कम है रिस्क जो है वो सभी को है लेकिन उसको कम है। उसका अपोजिट 60 साल का कोई व्यक्ति है, उसको रिस्क ज्यादा है। तो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हो, क्योंकि 60 साल का कोई व्यक्ति है उसको सीनियर सिटीजन लेना पड़ेगा, 25 साल का कोई व्यक्ति है उसको थोड़ा सस्ता वाला, अच्छा वाला, नॉर्मल फीचर्स वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का प्रीमियम डिफरेंट रहेगा, दोनों की एज जो है वो भी डिफरेंट है, रिस्क भी है वो भी डिफरेंट है, तो प्रीमियम भी डिफरेंट रहेगा। और आपने यहाँ पे पूछा कि दोनों की एज सेम है फिर भी डिफरेंट क्यों है, तो वहां पे ये भी हो सकता है कि आपने इंडिविजुअल लिया हो लेकिन दूसरे व्यक्ति ने फैमिली प्लॉटर में लिया हो, तो वहां पे 3 लोग भी होंगे, 2 लोग भी होंगे, 4 लोग भी होंगे, तो भी प्रीमियम चेंज होगा। तो प्रीमियम इस हिसाब से चेंज होता है। और ये प्रीमियम चेंजेस का बात निकला है तो मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम किन कौन कौन सी चीजों से चेंज होते हैं। पहला कि आपकी जैसे जैसे एज चेंज होगी उस हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होगा। दूसरा, फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है जब भी टैक्स बढ़ाएगी, जीएसटी बढ़ाएगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, घटाएगी तो प्रीमियम घटेगा। दूसरी चीज, हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर एवरी ईयर 50% का इन्फ्लेशन आता है, एवरी ईयर 15%। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनियां क्या करती है, एवरी ईयर नहीं बढ़ाती है, 4 से 5 साल में एक बार प्रीमियम बढ़ाती है, तो तब आपका प्रीमियम चेंज हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि आप सम इंश्योर जो है आपका वो आप बढ़ाते हो, 3 लाख में से 4 लाख 5 लाख, तो भी आपका प्रीमियम चेंज होता है। तो ये पूरे क्राइटेरिया होते हैं प्रीमियम चेंजेस के। ठीक है, तो आपको ऐसी आशा छोड़ देनी चाहिए कि सब लोगों के लिए प्रीमियम सेम हो, क्योंकि सब लोगों के लिए प्रीमियम चेंज सेम नहीं होता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा है, विजय जी पूछ रहे हैं बड़ौदा से, डू आई गेट कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैं फ्रेश पॉलिसी ले रहा हूं तो पहले दिन से मुझे रिस्क कवर मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद हर कोई व्यक्ति यही चाहेगा कि मुझे पहले दिन से रिस्क कवर मिले। ठीक है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मुझे वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? जो आप सोच रहे हो भाई हेल्थ इंश्योरेंस में ले लूंगा आज अभी के अभी, और कल क्या करूंगा? अस्पताल में एडमिट हो जाऊंगा। सब लोग ऐसा करेंगे तो कंपनी क्या होगी? दिवालिया हो जाएगी, कंपनी रास्ते पे आ जाएगी, फिर बाकी के जो लोग हैं उसको कंपनी क्लेम नहीं दे पाएगी, फिर आप लोग क्या बोलेंगे? कंपनी ने तो चीटिंग कर दी। ठीक है, तो ये सभी रूल्स जो होते हैं 30 डेज के वेटिंग पीरियड के, वो सभी कंपनियों में चेंज होते हैं या सेम होते हैं, सॉरी। तो यानी कहने की चीज है कि आज आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो 30 दिन के बाद इन्फेक्शन का जो भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, चिकनगुनिया, डेंगू, न्यूमोनिया, ठीक है, टाइफाइड, मलेरिया, ये सभी जो वायरल इन्फेक्शन वाली चीज है, कोरोना हो गया, तो ये सभी चीज जो होती है वो 30 दिन के बाद ही कवर होती है। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ऐसी होती है वो 12 महीने या 2 साल के बाद
कवर होती है। जैसे पथरी हो गया, तो पथरी क्या है कि जैसे कि मान लो कि अगर मुझे पथरी है, नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के मुझे पथरी है, ठीक है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि 6 महीने के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, आज की तारीख में पॉलिसी ले लूंगा, 6 महीने बाद ऑपरेशन करवा लूंगा, ठीक है। तो तब भी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान वो आता है। तो सभी कंपनियों के अंदर ये स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन होते हैं कि पहले 30 दिन तक ये नहीं मिलेगा, 2 साल तक यही नहीं मिलेगा, पॉलिसी लेते वक्त कुछ भी रोग बीमारी तो 4 साल तक नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पथरी चीज ऐसी है, जैसे कुछ स्पेसिफिक डिसीज, जैसे में पथरी हो गया, हरस मसा भगंदर, फिशर साइनसाइटिस, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हरस मसा भगंदर हो गया, गर्भाशय की जो बेग होती है उसको निकालने का जो ऑपरेशन होता है, तो ये जो होता है वो पूरा प्री प्लानिंग होता है। जैसे पथरी, अगर मुझे 1 साल 2 साल निकालना है ऑपरेशन के लिए तो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इस पथरी के अंदर इमीडिएट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो पूरी बीमारियां होती है वो कंपनी 2 साल के बाद ही कवर करती है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स है जिसको 2 साल के बजाय कंपनी 1 साल के बाद भी कवर करती है, लेकिन वो पॉलिसी उसी लोगों को मिलेगी जिसकी उम्र 40 साल से कम है, तो ही उनको वो पॉलिसी मिलती है, ठीक है। तो आई होप को आपको इस क्वेश्चन का आंसर है पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तीसरा सवाल पूछा है, कैन आई चेंज हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। किरीट जी पूछ रहे हैं सूरत से कि मान लो कि मैं अस्पताल में एडमिट हुआ हूं, वहां से मैं दूसरा अस्पताल चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। उसका आंसर है यस, आप अस्पताल चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको कंपनी को कॉल करना पड़ेगा कि इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं इस अस्पताल में एडमिट हुआ था, लेकिन मुझे इस अस्पताल में नहीं, मुझे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होना है इस रीजन की वजह से। रीजन कुछ भी हो सकता है कि जिस अस्पताल में आप एडमिट हुए हो वहां की ट्रीटमेंट आपको अच्छी नहीं लग रही है, इसके लिए आप दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर जिस ट्रीटमेंट के लिए आप एडमिट हुए हो वो ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है उस अस्पताल में, ठीक है। आपको रीजन बताना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इस अस्पताल में से इस अस्पताल में एडमिट हुआ हूं। अब बात ये आती है कि आप जिस अस्पताल में एडमिट हुए हो वो जो अस्पताल है वो कैशलेस है, आपका कैशलेस भी अप्रूवल हो गया है, लेकिन आप दूसरे अस्पताल में जाना चाहते हो। उस केस में क्या होगा, उस केस में यही होगा कि भले ही आपका कैशलेस अप्रूवल हो गया है, लेकिन आपका जितने भी दिन उस अस्पताल में एडमिट रहेगा उसका जो खर्चा होगा वो आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। वहां से आपको बिल ले लेने हैं, फिर आप दूसरे अस्पताल में जाओ, वहां पे कैशलेस हो तो कैशलेस ट्रीटमेंट करवाओ, रीइंबर्समेंट फैसिलिटी है तो रीइंबर्समेंट करवाओ, आपका जो भी रीइंबर्समेंट होगा वो 15 दिन 20 दिन के अंदर आपका सेटल हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर होती है दूसरे अस्पताल में से, एक अस्पताल में से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर होने के लिए ये प्रोसीजर रहता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गौरव गोयल जी ने दिल्ली से पूछा है, व्हाट इज क्यूम्युलेटिव बोनस। क्यूम्युलेटिव बोनस क्या होता है। क्यूम्युलेटिव बोनस यानी इसको एक आसान शब्द में नो क्लेम बोनस भी बोल सकते हैं। वो आपको कब मिलता है वो मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि आपके पास आपने कुछ भी नया बीमा खरीदा है, जैसे मान लो कि आपने 5 लाख का बीमा खरीदा है, इस साल के दौरान आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हो, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर उस पॉलिसी को आप रिन्यूअल करते हो तो कंपनी आपको एक नो क्लेम बोनस यानी कि क्यूम्युलेटिव बोनस प्रोवाइड करेगा। वो पॉलिसी टू पॉलिसी, कंपनी टू कंपनी चेंज होता है, कितना % करेगा, लेकिन स्टार हेल्थ जो है उसका मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो कि आपके पास फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है, आपने 5 लाख का बीमा लिया है, इस साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है और आप नेक्स्ट ईयर उस पॉलिसी को रिन्यूअल करते हो तो बेसिक सम एश्योर्ड का 25% आपको बोनस देगी। यानी कि 5 लाख का बीमा है आपके पास तो कंपनी आपको 1,25,000 का बोनस देगी। वो बोनस यानी कि आपका 5 लाख का बेसिक सम एश्योर हो गया प्लस 1,25,000 का नो क्लेम बोनस, तो आपका टोटल जो रिस्क कवर है पॉलिसी ईयर्स के दौरान 6,25,000 का हो गया, ठीक है। तो आप अब मान लो कि 5 लाख से ज्यादा का खर्च आता है
तो ये जो बोनस है उसमें से आप यूज कर सकते हो। यानी कि पहले साल आप 5 लाख तक यूज कर सकते थे, दूसरे साल तक आप 6,25,000 तक यूज कर सकते हो। तो ये होता है क्यूमुलेटिव बोनस यानी कि नो क्लेम बोनस। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आदित्य जी ने पूछा है अहमदाबाद से, व्हाट इज रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति है, एक्स नाम का व्यक्ति है, वो अस्पताल में एडमिट हो रहा है। जैसे मान लो कि उसके पास 3 लाख का बीमा है, ठीक है, और उसकी रूम रेंट लिमिट है वो 3,000 तक है, ठीक है, और वो सेमी स्पेशल रूम में एडमिट होता है, तो उसका रूम रेंट जो होगा वो 3,000 का। लेकिन वो एक्स व्यक्ति जो है वो ये सोचता है, यार मेरे पास बीमा है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं सेमी स्पेशल रूम में एडमिट क्यों हो, ठीक है, मैं स्पेशल रूम में एडमिट हो जाता हूं जिसका रूम रेंट है 4,000, ठीक है। तो वो ये सोचेगा कि 3,000 का लिमिट तो है ही मेरे पास, ठीक है, डिफरेंट कितना मुझे पे करना पड़ेगा, 1,000 ही। 4 दिन रहूंगा, 4,000 ही मुझे मेरी जेब से निकालने पड़ेंगे ना, बाकी का खर्च तो कंपनी देने ही वाली है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड प्राइवेट एसी रूम में एडमिट हो जाएगा। उसकी लिमिट कितनी है, 3,000 के रूम रेंट की, लेकिन वो 4,000 वाले रूम में एडमिट होता है। 4 दिन के बाद डिस्चार्ज का टाइम आता है, हॉस्पिटल का जो बिलिंग डेस्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वहां पे जाता है वो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। बिल आया है 50,000 का समझो, ठीक है, और 4 दिन एडमिट हुआ है, तो वहां पे 4 दिन का 16,000 रूम रेंट लगाया हुआ है, 4 दिन का 16,000, 4,000 के हिसाब से, ठीक है। तो उसको उन्होंने बोला कि यार मैं तो इतने दिन ही एडमिट हुआ हूं, तो डिफरेंस जो है वो मुझे 4 दिन का 1,000 मिला के 4,000 ही पेड करना आता है, ठीक है। मेरी 3,000 की लिमिट तो है ही, मैंने 4,000 वाला रूम लिया है, तो 1,000 का डिफरेंट है, वही मुझे पे करना है 4 दिन का, तो 4,000 ही। ये आपने बड़ा ज्यादा दवाई के खर्च, डॉक्टर के विजिट के जो चार्जेस है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, वो आपने क्यों ज्यादा लगाया है। तो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो उनको ये बताता है कि सर आप अस्पताल में एडमिट होते हो, जनरल वार्ड में एडमिट होते हो, उसका रेंट होता है 2,000, ठीक है। तो वहां पे डॉक्टर की विजिट भी जो होती है, ठीक है, वो 500 रुपए होती है, डॉक्टर की विजिट फीस होती है वो 5,500 रुपए होती है। सेमी स्पेशल में होते हो तो उसका रूम रेंट लिमिट 3,000 होता है, वहां पे डॉक्टर की विजिट फी 800 रुपए होती है। डॉक्टर सेम है लेकिन विजिट फी चेंज होती है, क्योंकि आप उस टाइप की फैसिलिटी ले रहे हो, ठीक है। उसके आगे आप 4,000 वाला रूम लेते हो यानी प्राइवेट रूम लेते हो, तो उसकी डॉक्टर विजिट फी 1,200 रुपए है, डॉक्टर सेम है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो है इसकी वजह से आपका बिल ज्यादा बना है, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज होती है काफी सारे, मैं तो बताऊं कि 100% लोगों को ये चीज मालूम नहीं होगी कि बिल किस तरह से बनता है। डॉक्टर सेम ही है लेकिन वो स्पेशल रूम में विजिट के लिए आता है तो 800 रुपए होते हैं, और स्पेशल रूम में जाता है, सेमी स्पेशल में जाता है तो 800 रुपए होते हैं, और स्पेशल रूम में जाता है तो 1,200 रुपए उसकी विजिट चार्ज होती है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप किस टाइप की फैसिलिटी ले रहे हो अस्पताल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज होती है कि काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस तरह से हमको बेनिफिट लेना चाहिए। मुझे काफी सारे सवाल आते हैं, फोन आते हैं कि सर मुझे मेडिक्लेम लेना है, प्रीमियम कितना आएगा। अरे यार, सिर्फ प्रीमियम पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है कि नहीं लेना है। आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो तो एटलीस्ट एडवाइजर को पूछो तो सही कि मेरी जो पॉलिसी है उसके अंदर रूम रेंट की लिमिट कितनी है। अगर रूम रेंट लिमिट से ज्यादा का मैं लेता हूं तो मुझे कितना बेयर करना पड़ेगा। तो सिर्फ रूम रेंट लिमिट पे ही करना पड़ेगा कि डॉक्टर विजिट की फीस पे भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है जो लोग एडवाइजर को नहीं पूछते, लेकिन हमारा वीडियो के माध्यम से लोगों को हम यही समझाते हैं कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लो, डीप में अपने एडवाइजर को पूछो,
क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हो यार कंपनी को, मुफ्त में तो नहीं आते ना पैसे। तो हर एक चीज बारीकी से पूछो अपने एडवाइजर को, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पूछते ही नहीं है। प्रीमियम दिया, बात खत्म, क्लेम आया, क्लेम के टाइम पे कुछ भी क्वेरी आई, दोस्त किसको दोगे? कंपनी को। अरे भाई कंपनी क्या करे इसमें? कंपनी तो अंडरराइटिंग में सब कुछ लिख के देती है कि भाई इस तरह से है, इस तरह से। फॉल्ट दो लोगों में है। पहला फॉल्ट है आपका, जो आप अपने एडवाइजर को नहीं पूछते हो। दूसरा फॉल्ट है एडवाइजर का, जो आपको नहीं बताता है, ठीक है। तो इस चीज को इग्नोर करो, थोड़े अवेयर हो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा यहाँ पे सवाल पूछा है, व्हाट इज ए डे केयर ट्रीटमेंट। जिग्नेश पटेल पूछ रहे हैं बड़ौदा से कि डे केयर ट्रीटमेंट जो होती है क्या होती है। तो डे केयर ट्रीटमेंट जो होती है वो ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसके अंदर 24 आवर्स यानी 24 घंटे अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि मोतियानी सर्जरी, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि आज टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि 2-3 घंटे में आपको डिस्चार्ज दे देंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसका भी क्लेम कवर होता है डे केयर ट्रीटमेंट का। तो ये जो ट्रीटमेंट होती है जिसमें आपको 24 घंटे से ज्यादा अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ता, उस सभी ट्रीटमेंट को बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा है, डज एवरी मेंबर गेट एन इंडिविजुअल कवर इन फैमिली फ्लोटर। अतुल जी पूछ रहे हैं राजकोट से कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंदर हर एक मेंबर इंडिविजुअल कवर ले सकता है कि नहीं ले सकता है। यानी कि एक पॉलिसी है, उसके अंदर 4 मेंबर्स कवर है, हर एक मेंबर इंडिविजुअल अपना कवर ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो उसका आंसर है नहीं। आप फैमिली फ्लोटर के अंदर इंडिविजुअल कवर नहीं ले सकते, आपको फैमिली फ्लोटर ही कवर मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जैसे एग्जांपल के मैं बताता हूं कि एक मेंबर है, ठीक है, और वो 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, तो उसका प्रीमियम आता है 8,000। तो 4 लोग लोगे, 4 लोग 5-5 लाख का लेंगे तो कितना प्रीमियम आएगा? 8,000 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 32,000 प्रीमियम आता है। लेकिन फैमिली फ्लोटर के अंदर क्या होता है कि आपको डिस्काउंट मिलता है, तो 32,000 प्रीमियम के जगह है आपका 20,000 25,000 आएगा, ठीक है। तो फैमिली वो जो कंपनी है वो आपको फैमिली फ्लोटर में डिस्काउंट देती है, तो वो जो सम एश्योर्ड है वो फ्लोटर में ही उसको यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते हो। यानी कि वो 5 लाख का बीमा है, वो चारों में से एक बंदा भी यूज कर सकता है, कोई भी एक बंदा ही यूज कर सकता है, या चारों के चारों मिला के भी उस 5 लाख को यूज कर सकते हैं। तो ये होता है फैमिली फ्लोटर। यानी कि फैमिली फ्लोटर में इंडिविजुअल कवर नहीं मिलता है, जो भी कवर मिलेगा फैमिली फ्लोटर में मिलेगा। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा है, मुकेश साज पूछ रहे हैं गांधीनगर से, इज देयर एनी एज लिमिट टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए कोई एज लिमिट होती है कि नहीं होती है? तो इसका आंसर है यस, एज लिमिट होती है। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कौन ले सकता है? तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 18 साल से लेकर 65 इयर्स एज की तक का कोई भी व्यक्ति पॉलिसी को ले सकता है। और फैमिली फ्लोटर में जो बच्चे ऐड होते हैं उनकी उम्र 3 महीने यानी कि 91 डेज से लेकर 25 साल तक की होनी चाहिए, तो ही वो फैमिली फ्लोटर में कवर होते हैं। अभी कोई बच्चा है 18 से 25 साल तक की एज का, वो इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो उसका आंसर है यस, ले सकता है, ठीक है। क्योंकि लेकिन वो फाइनेंशियली डिपेंड्स अपने पेरेंट्स पे नहीं होना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली डिपेंड्स अपने पेरेंट्स पे है तो उसको इंडिविजुअल कवर नहीं मिलेगा। वो फाइनेंशियली सिक्योर है, उसका एक इनकम सोर्स है, तो ही वो व्यक्ति इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकता है। अब बात आती है कि 3 महीने यानी 91 डेज से लेकर 18 साल तक का कोई बच्चा है, तो वो इंडिविजुअल ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो इसका आंसर है नहीं। वो बंदा जो है 3 महीने से लेकर 18 साल तक का कोई भी बच्चा इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं लेगा, नहीं मिलेगी उसको कंपलसरी फैमिली फ्लोटर में अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, रंजन जी पूछ रहे हैं भावनगर से
इफ आई इंक्रीज माई पॉलिसी सम एश्योर्ड डज एनी वेटिंग पीरियड पॉलिसी अप्लाई। अगर मैं अपना सम एश्योर्ड अपग्रेड करती हूं तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक बहुत ही बड़ा मजेदार आंसर है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मान लो 3 लाख का बीमा है आपके पास और रिन्यूअल के टाइम पे आपने 4 लाख का 1 लाख अपग्रेड किए, यानी 3 लाख में से 4 लाख का आपने अपग्रेड किया, ठीक है। और 3 दिन के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ठीक है, और बिल बना 4 लाख का। और आप जाते हो अस्पताल के जो बिल डेस्क होता है वहां पे जाते हो और वो जो अस्पताल जो होता है वो आपको 4 लाख का बिल देती हो। तो आपकी आंखें खुली की खुली थी, साला मेरे पास तो 4 लाख का बिल है, मेरे पास 4 लाख का कवर है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है मेरे पास, तो ये लाख रुपए जो है वो मुझे क्यों देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख का बीमा है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका फंडा यही है कि आपके पास पहले से 3 लाख का कवर था तो वो तो कंपनी 3 लाख का आपको देगी, लेकिन जो ऊपर का 1 लाख है वो आपको खुद से देना पड़ेगा। भले ही आपका 4 लाख का बीमा है, वो क्यों देना पड़ेगा कि जो आपने 1 लाख प्लस किए, यानी कि 3 लाख की बजाय 4 लाख का आपने अपग्रेड किया, तो 1 लाख का जो डिफरेंट है उसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड लगता है। जैसे नई पॉलिसी हम लेते हैं तो उसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है ना 3 लाख यूज करने के लिए। तो आपने भले ही 3 लाख में से 4 लाख का अपग्रेड किया है, लेकिन 1 लाख का डिफरेंट जो है सम एश्योर्ड का, उसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। लेकिन आपने रिन्यूअल के बाद 3 दिन के अंदर ही आप अस्पताल में एडमिट हुए, तो कंपनी जो है वो 3 लाख देने के लिए लायबल है, ना कि 4 लाख पूरा। 4 लाख यूज कर सकते हो आप, लेकिन ये जो 30 दिन के बाद यूज कर सकते हो आप। 3 लाख आप बिना किसी कंडीशन यूज कर सकते हो, लेकिन 1 लाख का जो है वो आप 30 दिन के बाद यूज कर सकते हो। तो ये फंडा होता है जो किसी लोग को मालूम नहीं होता है। लोग क्या सोचते हैं, चलो मैंने तो भाई 3 लाख में से 4 लाख का करवा लिया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, 4 लाख का बिल आया है। नहीं, लाख रुपए आपको निकालना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर आप एडमिट हुए हो तो ये फंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कुलदीप सिंह जी पूछ रहे हैं पंजाब से। वो पूछ रहे हैं, विल माई इंक्रीज कंपनी कवर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया। ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो इस कंपनी में इंश्योरेंस है वो कंपनी आउटसाइड इंडिया मेरे जो रिस्क है उसको कवर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ओनली फॉर इंडिया लेवल तक ही कवर होता है। दूसरी बात कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको परचेस करनी पड़ेगी, वो वर्ल्ड वाइड कवर होती है। लेकिन आपका अभी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सिर्फ इंडिया लेवल तक ही कवर होगा, वर्ल्ड वाइड कवर नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड कवर आपको चाहिए तो आपको एक अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राहुल जी पूछ रहे हैं अंकलेश्वर से। वो पूछ रहे हैं, टॉप थिंग्स टू चेक व्हाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। कुछ ऐसी टॉप चीजें आप हमें बताइए जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय देखनी चाहिए या एडवाइजर से पूछनी चाहिए। तो टॉप थिंग्स जो है वो आपको देखनी चाहिए कि आपका कितने का सम एश्योर्ड है, उसमें रिस्टोरेशन कितना है, आपकी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से मेंबर कवर है, ठीक है। दूसरा कि कितना वेटिंग पीरियड रहेगा, कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए कितना वेटिंग पीरियड रहेगा, पॉलिसी लेते समय कुछ भी बीमारी है तो उसमें कितना वेटिंग पीरियड रहेगा। ये सभी चीजें आपको पॉलिसी लेते समय देखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहे हैं मनोज शाह बड़ौदा से। वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ क्लेम रिइंबर्समेंट। वो पूछ रहे हैं कि रिइंबर्समेंट के लिए जा रहे हैं हम तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो रिइंबर्समेंट का एक सिंपल प्रोसीजर है, आप अस्पताल में एडमिट होते हो, कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, इंटीमेशन दीजिए कि इस अस्पताल में मैं इस रीजन की वजह से एडमिट हुआ हूं, ठीक है। तो कंपनी आपको एक इंटीमेशन नंबर आपके मोबाइल पे भेज देगी, ठीक है। तो बाद में आप डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी आपका फाइनल बिल रहता है कंपनी को आप पेड कर दीजिए।
अस्पताल में से पूरा जो रिपोर्ट्स है, आपका जो भी फाइल्स है रिपोर्ट की, ट्रीटमेंट की जो भी फाइल्स है, वो पूरी डॉक्टर के उस पे स्टैंप वगैरह लगवाइए, साइन करवाइए डॉक्टर की। जो भी बिल्स है, प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी है रिपोर्ट्स है, उस पे सिक्के लगवाइए, साइन करवाइए डॉक्टर के। उस फाइल को अपनी कंपनी में रखिए। 15 दिन 20 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर होती है रीइंबर्स क्लेम की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उसके सभी आंसर कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आंसर दिए हैं, डीपली आंसर दिए है, ऐसा आंसर आपको डीपली मैं बीट करता हूं आपको कि जिस तरह से मैं डीपली आंसर देता हूं आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं देता है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी आंसर दिए हैं मैंने आपको यूजफुल लगे होंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मोबाइल नंबर होगा। जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे भेज दीजिएगा, आंसर दे दूंगा मैं उस क्वेश्चन का। और उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के माध्यम से दूसरे संडे वीडियो के माध्यम से दूंगा मैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। लास्ट में इतना यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और आप परचेस करना चाहते हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस दूंगा बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ। और आपका ऑलरेडी किसी भी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको आप पोर्ट करवाना चाहते हो हमारी कंपनी के अंदर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो भी आप करवा सकते हो। पोर्ट नहीं करवाना चाहते हो और आप टॉपअप यानी सुपर टॉपअप लेना चाहते हो तो भी आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत ही कम प्रीमियम में एक बहुत ही बड़ा रिस्क कवर आप ले सकते हो। लास्ट में इतना ही कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मजा नहीं आएगा यार। क्योंकि यार आप सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को मजा आता है वीडियो बनाने में, और क्या है ना कि तुम मजा आता है यार आंसर देने में आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।